अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो हम किस्त नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं सोलमेट नावल की। तो इसकी मेरे पास सिर्फ 6 ही इसकी जो एपिसोड्स हैं, 6 पार्ट मुझे मिले थे। तो जितना मुझे मिला है मैं उतना जो है वो आपके लिए रीड कर देती हूँ। हसीन काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन शायद अंदर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ ना गई थी। इसने आगे पीछे बेल को ढूंढना चाहा, लेकिन नाकामयाब। इस फ्लैट के बाहर कोई बेल ना लगी थी। इस बार हसीन ने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया तो इस बार दरवाज़ा खुला और एक लड़की बाहर आई। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कासिम से मिलना है, इसने फ़ौरन लड़की से कहा। वालेकुम सलाम, अंदर आ जाएं, वो सो रहा है। सॉरी, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा, मैं ऊपर थी और कासिम सो रहे थे। लड़की माज़रत करती हुई इसे अंदर ले आई, लेकिन इससे ज़्यादा हसीन खुद शर्मिंदा हो चुका था, क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी और वो बहुत मुश्किल से चल रही थी। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी मचा रखी थी। वो भी कब से दरवाजे को बार बार बजाए जा रहा था, इसलिए शर्मिंदा होकर बोला तो रानिया मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं कासिम को बुलाती हूँ। वो इसे बाहर बिठाकर खुद कमरे में चली गई। कासिम उठे, बाहर कोई आया है आपसे मिलने के लिए, रानिया ने इसे जगाते हुए कहा। पिछले 2 दिन से ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से कासिम रात को बहुत देर से आता था, और फिर आज मुश्किल से इतवार की छुट्टी मिली तो वो काफ़ी देर तक सोता रहा। कासिम उठे, कोई बाहर आया है, रानिया ने इसे जगाते हुए कहा। तो इसने ज़रा सी आंख खोलकर इसे यकीन दिलाया कि वो जाग चुका है। रानिया, तुमसे कितनी तरह कहा है किसी को इस तरह मत बैठाया करो, मुझे जगा तो लेती। पहले वो इसे अक्सर अनजान लोगों को घर में लाने से मना करता था। नहीं कासिम, वो कोई अनजान नहीं, वो हमारे निकाह में शामिल थे, वरना मैं कभी अंदर ना बुलाती, रानिया ने कहा। तो कासिम फ़ौरन समझ गया, क्योंकि इसके निकाह में सिर्फ इसके कुछ ख़ास दोस्त ही शामिल थे। वो जैसे ही शर्ट, ट्राउज़र और शर्ट में था, वो वैसे ही बाहर आया। वो दोस्तों से मिलने के लिए कभी तकल्लुफ़ नहीं करता। अगले 2 मिनट में कासिम की खुशगवार मोड में आवाज़ आई, बेगम जानी, चाय बनाओ, मेरा दोस्त आया है। और रानिया मुस्कुराते हुए बेड से उठी। रानिया को चाय का बोलकर वो इसके पास आ बैठा। कितने दिन बाद मिले थे वो। इन चारों दोस्तों में कासिम इनके मुकाबले में अमीर ना था। वो एक काम से जॉब करता, एक छोटा सा फ्लैट था, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था। ज़िंदगी में बस एक लड़की को चाहा और इसे हासिल करने के लिए इसे घर से भिगा लाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इसे एहसास नहीं। रानिया को अक्सर रोते देखकर वो इसे कितनी बार कह चुका कि वो इसके घर चलकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। अगर कासिम इसे खुदकुशी की धमकी ना देता तो शायद रानिया कभी घर से भागकर इसके साथ ना आती। शादी के 4 साल बाद जब रानिया को कोई औलाद ना हुई तो अपने माँ बाप की बद्दुआ समझने लगी, लेकिन फिर इसकी ये शिकायत भी एक दिन दूर हो गई। रानिया और कासिम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करती, लेकिन ना तो कासिम की फैमिली ने और रानिया को कबूल किया और ना ही रानिया की फैमिली ने कासिम को। इसलिए कासिम ने इसे सबसे अलग रखा। अब दोनों की ज़िंदगी में अगर किसी तीसरे वजूद की जगह थी तो वो इनका आने वाले बच्चे की थी। तुम बैठो, मैं रानिया की मदद करके आता हूँ। रेहान, दर्रक और हसीन इसे जोरों का गुलाम कहते तो कभी रन मुरीद, जिसे वो खुशी से कबूल करता। वो रानिया की हेल्प करने आया तो रानिया ने इसे गूरी से नवाजा। आप जाएं, अपने दोस्त के पास बैठे। नहीं बेगम जानी, आप ये चाय कप में डालें, तब तक मैं यह सब बाहर रखता हूँ। वो चाय के लज्जात की तरफ इशारा करते इन्हें उठाकर बाहर ले गया। और जितनी अपनी किस्मत पर रिश्क करती कम थी, कोई शख्स किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता था। रानिया अक्सर सोचती, लेकिन जब इसे अपने माँ बाप का ख्याल आता तो उदास हो जाती। इसका बाप अपनी बेटियों को परियां कहा करता था और कहता था वो अपनी परियों की रुखसत करेगा, लेकिन इसकी परी रुखसत ना हुई, इसकी परी भाग गई। और भागा हुआ वजूद वापसी के राह बंद कर कर भागता है, और वो भी अपनी वापसी के तमाम राह बंद करके आई थी। क्या चला जाता अगर रेहान को दूसरी असाइनमेंट का बोल देती, लेकिन नहीं, मुझे तो नींद की पड़ी थी ना। अब मैं क्या होगा, क्लास शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में असाइनमेंट कैसे बनाऊं। हाया तो दूसरे दिन ही अपनी बेइज्जती करवा रही थी। ज़रूरत क्या थी सोने की। अगर रेहान को दूसरी असाइनमेंट का बता देती तो वो ये भी बना देता, लेकिन तब तो सोने की पड़ी हुई थी। वो खुद को डांटती, अपनी बुक उल्ट पुट कर रही थी जब वसी इसके पास आकर बैठा।
क्या मसला है तुम्हारे साथ? कितनी बार कह चुकी हूँ नहीं बनाना मुझे दोस्त तुम्हें। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। वो इससे चढ़कर अच्छी खासी बदतमीज़ी कर चुकी थी। वसी ने एक नज़र गोरी से इसे नवाजा। चुड़ैल कहीं कि वो गुस्से से मुंह बनाता हुआ इसके करीब से उठकर सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। जब किस्मत खराब हो तब कोई चीज़ साथ नहीं देती। आज टीचर 10 मिनट पहले ही क्लास में आ पहुँचे। कल भी मैंने तुम सबकी असाइनमेंट ठीक से चेक नहीं की, इसलिए आज मैं वक्त से पहले आया हूँ। चलें जल्दी से अपनी अपनी असाइनमेंट निकालो, प्रोफेसर ने कहते हुए सबको ऑर्डर दिया। ये प्रोफेसर हाया की सोच से ज़्यादा सीरियस था, इसलिए सब के सब स्टूडेंट असाइनमेंट बनाकर लाए, सिवाय इसके। सब अपनी अपनी असाइनमेंट चेक करवा रहे थे। पहली लाइन की तकरीबन सभी स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट चेक करवा चुके थे। दूसरी लाइन में पहली डेस्क इसकी थी। जी मिस हाया, आप न्यू स्टूडेंट हैं। असाइनमेंट दे बाकी सब के मुकाबले में वो इससे ज़रा ज़्यादा सख्ती से बोले। शायद वो अपना रौब जमाना चाहते थे। सर असाइनमेंट? वो दरअसल में आ रही थी। हाँ बाबा, आपकी असाइनमेंट बकरी खा गई, सर ने गुस्से से कहा। शायद वो इस तरह के बहानों के आदी थे। बेटा, आप किसी 3 क्लास में नहीं हो, यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर में हो। अपनी असाइनमेंट निकालें और ख़बरदार जो अगर कोई बहाना निकाला। हाया ने एक नज़र इस शख्स को देखा। मतलब यूनिवर्सिटी में भी कोई स्कूल वाली सजाएं देता है। लेकिन अचानक इसकी नज़र पीछे वसी पर पड़ी, जो अपने असाइनमेंट की तरफ इशारा करके ज़मीन की तरफ इशारा कर रहा था। हाया ने अजीब नज़रों से इसे देखा। जब इसकी आंखों के सामने ही वसी ने अपनी असाइनमेंट ज़मीन पर फेंककर इसे आगे की तरफ धकेला, जो हाया के कदमों के साथ आ गई। इससे पहले कि हाया इसे देखती, सर नीचे देख चुके थे। अगर असाइनमेंट बना के लाई हो तो फिर इस तरह से डर क्यों रही हो? अब कब से खामोश खड़ी हैं, ज़मीन पर ही गिरी है, जो कोई कब्रिस्तान में तो नहीं गिरी कि उठा नहीं पा रही। सर के कहने की देर थी। हाया ने फ़ौरन ज़मीन से असाइनमेंट उठाई। इससे पहले कि वो इसे खोलती, सर इसके हाथ से ले चुके थे। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त असाइनमेंट बनाई आपने, वसी से अंगूठा दिखाता हुआ मुस्कुराया। प्रोफेसर ने असाइनमेंट चेक करने के बाद इसे बिठाया और फिर वसी की सर ने इतनी इंसल्ट की कि कोई शर्मो हया वाला बंदा होता तो डूब मरता। लेकिन ये तो वसी था जिसे शर्मो हया और गैरत से कोई तल्लुक ही नहीं। वो पुरसकून अंदाज में अपनी बेइज्जती करवाते मुस्कुरा रहा था। सर के चले जाने के बाद हाया इसके पास आई। हाँ हाँ जानता हूँ, मुझे तुम थैंक यू बोलने आई हो, वसी इतराते हुए बोला। जानती हो, मैंने ज़िंदगी में पहली बार असाइनमेंट बनाई थी, लेकिन क्या है ना, मेरे नसीब में इज्जत लिखी ही नहीं, इसलिए तो मैंने तुम्हें दे दी। सोचा तुम्हारी इंसल्ट क्यों करवाऊँ। एक्चुअली कल मुझे सर का लेक्चर ज़रूरत से ज़्यादा ही समझ आ गया, तो सोचा थोड़ी मेहनत ही कर लूँ। लेकिन शक्ल देखकर तो मुझे अंदाज़ा हो गया था मुझसे ज़्यादा तो इसकी तुम्हें ज़रूरत है, सो मैंने अपना नाम मिटाकर तुम्हारा लिख दिया। वो क्या है ना, दोस्तों की मदद करता रहता हूँ मैं जो दोस्त हूँ। अफसोस कि तुम मेरे साथ दोस्ती करना नहीं चाहती। वो कुछ जतलाते हुए अंदाज में मुस्कुराया। मैं जिससे दोस्ती करना चाहती हूँ इसे ट्रीट देती हूँ। अगर तुम फ्री टाइम में कैंटीन आए तो मैं तुम्हें दे दूँगी। अगर तुम्हें लगे कि तुम मेरी दोस्ती के काबिल हो तो आ जाना। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो यहाँ वापस आ गया। वो एक ही रात में अपने दिल के फैसले से वाकिफ हो चुका था। वो समझ चुका था कि इसका दिल इस लड़की को चाहने लगा है। इसने आज तक जो चाहा इसे हासिल किया, लेकिन इस लड़की को हासिल करना चाहता था, इससे मोहब्बत करना चाहता था, इसके दिल में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता था। हाँ, वो इसके लिए अजीज़ होगी। एक ही मुलाकात के बाद वो इसे जल्द अज जल्द अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहता था। ये इसके दिल के फैसले थे जिस पर अमल करने के लिए वो यहाँ आया था। अरे ताबिश सर, आप यहाँ? प्रिंसिपल ने फिर से इसे कॉलेज में देखते हुए कहा। वो चाह कर भी नहीं ये बता पाया कि वो यहाँ किसी लड़की के पीछे आया, लेकिन जो भी था इसके बारे में पता तो करना ही था। एक ही दिन में वो इसे इतनी अजीज़ हो गई। अब वो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा हसीन बनाना चाहता था। लेकिन प्रिंसिपल से बात करते हुए इसे अजीब लग रहा, न जाने वो क्या सोचे। थोड़ी देर तक प्रिंसिपल के पास बैठकर वो बाहर आ गया, जहाँ इसकी नज़र चाट वाले इस ठेले पर पड़ी, जहाँ बहुत सी लड़कियाँ जमा थीं। एक बार फिर इसे अजीब एहसास हुआ। समझ नहीं आया वो आदमी इसके साथ बना। वो आदमी इनके सामने बिना हाथ धोए बार बार एक ही प्लेट से दूसरी प्लेट में डाल रहा था। लेकिन ये बेवकूफ़ लड़कियाँ
अभी वो इन्हें देख ही रहा था कि लड़कियों के हजूम में से इसे वही चेहरा एक बार फिर नजर आया। उफ, ये लड़की! इस तरह के हजूम के बीच में लड़कियों को हटाता देखकर वो गुस्से से फौरन इसकी तरफ बढ़ा और इन लड़कियों की परवाह किए बगैर इसका हाथ पकड़कर घसीट कर बाहर लाया। ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़े मेरा। इन सब को इतनी मुश्किल से क्रॉस करके आखिर वो ठेले तक पहुंची थी। अब ठेले को खुद से दूर जाता देख इसका दिमाग गुस्से से फटने वाला था। मैंने मना किया था तुम्हें ये सब गंद खाने से। यहाँ क्या कर रही हो? वो अपने बालों का हाल देखो। वो इसके बालों को छूता इससे पहले ही वो इसे धक्का देकर पीछे हो गई। दिमाग खराब है आपका, आपको पता भी है आपने क्या किया? वो गुस्से से चिल्लाई। क्या किया मैंने? वो गुस्सा करते हुआ इसे ज़रूरत से ज़्यादा ही क्यूट लग गई थी, इसलिए वो दिलचस्पी से पूछने लगा। इतनी मुश्किल से मैं गई थी अंदर और इस कालू ने मेरे बाल खींचे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। आप मुझे घसीट कर बाहर ले आए। हद होती है, अब समोसा चाट खत्म हो जाएगी तो क्या खाऊंगी? मैं इस दिन भी आपकी वजह से सारा दिन भूखी रही। घर जाके मामी ने खाना देने से मना कर दिया। कहती हैं टिफ़िन देकर भेजा था तो क्यों नहीं खाया। अब इनको ये भी पता चल गया कि टिफ़िन में मैंने अब्रिश को खाने के लिए दिया था। इनके पैसों से मैंने समोसा चाट खरीदी जो आपकी भूखी शर्ट खा गई। वो गुस्से से तेज तेज बोल रही थी, शायद नहीं, यकीनन इसे भूख लगी थी। चलो कैंटीन में तुम्हें कुछ खिला देता हूँ पहले, फिर बात करता हूँ, बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ मैं। चार से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं होगी, वो उतरा कर बोलती एक बार फिर से अंदर जाने लगी, जब तबिश ने बेख्तियार इसका हाथ थाम कर इसे खींचा। क्या मसला है आपके साथ? वो इसे काट खाने की दौड़ी। मैंने कहा ना, मुझे ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारा ये चार्ट तुम्हारे फ्यूचर से ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझे तुम। तुम्हारे घर आना चाहता हूँ मैं, तुम्हारे वालिदैन से ज़रूरी बात करनी है। वो समझाने वाले अंदाज में बोला। शिकायत लगानी होगी, लेकिन गलती मेरी नहीं आपकी थी। मुझे अब्रिश ने बताया आपकी शर्ट काफ़ी महंगी थी, लेकिन एरियल से धोएंगे तो तमाम दाग चले जाएंगे। वो समझाते हुए वापस हजूम के अंदर जाने लगी। वो इस बेवकूफ़ लड़की का क्या करता? वो तो इससे शादी की बात करने के लिए इसके वालिदैन से मिलना चाहता था और ये लड़की इसे दाग साफ करने के तरीके बता रही थी। सुनो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ चलो कहीं बैठ कर बात करती हैं। ताबिश ने एक बार फिर से समझाने की कोशिश की। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपकी वजह से पहले ही बहुत नुकसान करवा चुकी हूँ। शायद नहीं, यकीनन वो साथ वाली चाट की बात कर रही थी। इससे पहले कोई इसे कुछ और कहता वो हाथ छुड़वाकर अंदर चली गई। अब प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के अलावा इसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। वैसे भी वो इसके नाम से बदनाम क्यों होती? वो तो इसे शादी करना चाहता था। इससे पहले कि वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता, इसका फ़ोन बजा। कॉलेज से घर आते ही इसने ताया और ताई को घर पर देखा और इन लोगों के साथ मोहसिन भाई भी थे। अब्बू की फैमिली वाले थे और वो इनकी खुशी की कोई इंतहा ना थी कि जब अम्मी को वक्फे वक्फे से रानिया के नाम के ताने मिल रहे थे। खैर, इन्हें भी इन सब बातों की आदत थी। वो आगे बढ़कर सबको सलाम करने लगी और इसका इरादा जल्दी से चाय बनाने का था। अरे वाह अब्रिश, हम तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। बस भाई साहब का इरादा बना ले, मैंने आज से आपकी बेटी हमारी। मैं तो मान ही नहीं रही थी। मैंने कहा कि एक भागी हुई लड़की की बहन से शादी नहीं करवानी, लेकिन फिर मौसी ने कहा कि चाचा की जवान बेटी है तो आगे पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं। रानिया की इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी देखो, मोहसिन को पहला ख्याल तुम्हारा ही आया। इसने साफ साफ इनकार कह दिया कि अगर रानिया भाग गई तो इसमें अब्रिश की क्या गलती। और और चाचा चाची की बेटी कौन बहाएगा? फिर क्या तुम्हारे भाई को भी तरस आ गया अपने भाई पर? इसलिए मैंने फैसला किया कि अब्रिश की शादी मैं अपने मोहसिन के साथ करूंगी। मतलब साफ है कि मोहसिन की चौथी मंगनी भी टूट चुकी थी और अब इसकी नज़र अब्रिश पर थी। अब्रिश ने एक नज़र अपने सामने मोहसिन को देखा, जो उम्र में इससे 17 साल बड़ा था और इसे देखकर बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। इसके दिमाग में क्या चल रहा था, सामने खड़ी कोई भी लड़की आसानी से अंदाज़ा लगा सकती थी। अब्रिश ने एक नज़र अपने बाप के चेहरे की तरफ देखा, जो नज़रें झुकाए हुए था, लेकिन इसलिए कि यही खुशी बहुत थी इसकी बेटी के लिए कोई रिश्ता आया। अब्रिश बिना कुछ बोले अंदर चली गई। हाय शर्मा गई बेचारी, मोहसिन की छोटी बहन झट से बोली, जिसकी अपनी उम्र 29 साल की हो गई, लेकिन आज तक इनके घर वालों ने इस लड़की के लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढा। अरे शर्मा नहीं गई, शुक्राने के नफल अदा करनी होगी। आखिर ऐसी लड़कियों को बहाता कौन है? ये तो मेरे मोहसिन का एहसान है।
जहेज में यही घर ही लेंगे और कुछ नहीं चाहिए। ताई ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कहें भाभी। इससे पहले कि अम्मी कुछ बोलती, अब्बू बोल पड़े। वैसे आजकल रिवाज नहीं सिर्फ मकान लेने का, लोग तो गाड़ियाँ लेते हैं, प्लॉट लेते हैं। लेकिन फिर भी मोहसिन ने कहा कि चाचा पर ज़्यादा बोझ नहीं डालें। बस ये मकान ही मोहसिन के नाम कर दें और कुछ नहीं चाहिए। अरे अबरिश, तो शुक्राने के नफल के बाद अदा कर लेना। पहले चाय का कप ला, ससुराल वाले आए हैं। ताई ऊंची आवाज़ में बोली और ताया अब्बू तो बस इनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। जो ताई कहती वही सही होता। कमरे में आकर आंसू बहाती अबरिश ताई की आवाज़ पर फौरन उठी। ये तो पहले ही समझ चुकी थी कि रानिया की गलती की सज़ा इससे भुगतनी थी। लेकिन मोहसिन की सूरत में अपनी आंखों से आंसू साफ करती वो ताई के लिए चाय बनाने गई। बेटा, चाय के साथ कुछ और भी बना लो। ऐसा करो, कबाब तल लो, तेरे अब्बू ही गोश्त ले आए थे। अम्मी ने फौरन अंदर आते हुए कहा, शायद इन्हें भी इस किस्म के रिश्ते की उम्मीद ना थी। अबरिश खामोशी से अम्मी की बात सुनकर फ्रिज से कीमा निकालने लगी। इसकी अम्मी की खामोशी इसकी अम्मी की खामोशी नोट तो कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं भूल सकती थी, क्योंकि ये रिश्ता भी इसके लिए गनीमत से ज़्यादा नहीं था। तब तक तुम अपने पेपर वगैरह देख लो, शादी देर से होगी। मोहसिन 6 माह के लिए दुबई जा रहा है, फिलहाल सिर्फ मंगनी करेंगे। इसके बाद तेरी शादी। अम्मी इसके करीब खड़ी इसके चेहरे की उदासी देखते हुए बोली। अबरिश ने सुरग आंखें उठाकर अपनी माँ को देखा, जिन्हें देखकर अम्मी तड़प उठी और इसकी आंखों को बेख्तियार चूमा। तेरे अब्बू बहुत खुश हैं। अम्मी इनका हाथ दबाती खामोशी से बाहर चलेगी। इससे बढ़कर अबरिश के लिए और खुशी ना थी कि इसका बाप खुश है। वो अपने बाप को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। हाँ, वो मोहसिन के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार थी, सिर्फ अपने बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए। दरक क्लब आया तो इसकी पहली नज़र सामने एक खूबसूरत दोशीज़ा पर पड़ी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। चलो जी, आज रात का इंतज़ाम हो गया। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाता हुआ आया। क्या मैं तुम्हारी ड्रिंक पी सकता हूँ? वो इसके हाथों में मशरूम का गिलास देकर इससे पूछने लगा तो वो लड़की खिलखिलाती हुई बोली, श्योर, मुझे खुशी होगी। लड़की मुस्कुराते हुए बोली। दरक ने इसके शराब के पैसे अदा किए और लड़की का हाथ थामकर इसे डांस फ्लोर पर ले आया। अब वो म्यूज़िक की धुन और तुम्हारे इसके गले में बाहें डालकर पूछने लगी। शायद वो इसके स्टाइल और ड्रेसिंग से अंदाज़ा लगा चुका था कि ये कोई गरीब आदमी नहीं। नाम तो मैं कमरे में चलकर बताऊंगा। वो इसके खूबसूरत बालों को हाथों में लेते हुए बोला। तो फिर चलो डार्लिंग, रूम में चलते हैं। यहाँ पर रखा ही क्या है सिवाय बोइंग म्यूज़िक के। लड़की ने मुस्कुराते हुए इसके गले में बाहें डाली और इसी तरह क्लब के एक रूम में ले आई। कमरे में आकर वो बेड पर बैठा, जो इसे कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर इसने नज़रें उठाकर सामने वाली खड़ी नशे में मदहोश लड़की को देखा। वो खुद भी काफ़ी मिकदार में पी चुका था। इसने खींच कर लड़की को अपने करीब किया तो वो किसी टूटी हुई डालने की तरह इसकी आगोश में गिरी। तुम हसीन हो तुम हसीन और हुस्न की तारीफ करना दरक पर फ़र्ज था। वो इसके लबों पर झुकता हुआ मदहोश हुआ। गुजरती रात के साथ वो इससे मज़ीद करीब करता चला गया। दरक इन लोगों में से था जिसे हराम और हलाल की पहचान नहीं सिखाई गई थी, इसलिए हर खूबसूरत चीज़ हलाल होती और बदसूरत चीज़ हराम। हया, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। देखो, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मुझे इस तरह से अचानक नहीं आना चाहिए था बिना बताए, लेकिन समझने की कोशिश करो, मैं मजबूर था। मुझे नहीं पता था कि मेरी अचानक मीटिंग आ जाएगी। मेरे हिसाब से तो वो मीटिंग 2 दिन के बाद थी, लेकिन ये पहले आ जाएगी इस बारे में मुझे पता ही नहीं था। चलो, जो भी हुआ मुझे माफ़ कर दो। आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं करूँगा। रूहान की आवाज़ फ़ोन स्पीकर से आ रही थी। हया करीब बैठी इसकी सारी बातें सुन रही थी। इसके साथ ही ताई अम्मी और अम्मी भी बैठी थी, जबकि रेहान के इतने कुछ बोलने के बाद भी वो मुंह बनाकर बैठी रही। वो यूनिवर्सिटी से जल्दी वापस आ गई, रेहान के साथ थोड़ा वक्त गुजारने की मस्ती करेगी, लेकिन यहाँ आकर इसे पता चला कि रेहान ने तो सुबह ही वापस चले जाना है। बस इस वक्त से लेकर इस वक्त तक मुंह बनाकर बैठी थी। रेहान 1000 बार अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका था, लेकिन वो भी हया थी जो माफ़ करने का कोई इरादा ही नहीं रखती। फिर सोबिया ने इसे सख्त निगाहों से देखा। मामा, ये मेरा और रेहान का पर्सनल मैटर है, आप बीच में ना पड़े। वो इसकी नज़रों से खौफजदा होकर फ़ौरन मुंह बनाकर बोली, मतलब अब वो रेहान से नाराज़ है तो क्या वो मामा की डांट से डर कर माफ़ करेगी? कभी नहीं। वो हया थी जो सिर्फ अपने दिल की मानती और अपने दिल की करती।
लेकिन अपनी माँ का क्या करती जो कब से घूरे जा रही थी। वो इसकी बात सुनकर मज़ीद घूरने लगी। रेहान, मैं अभी आपको माफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये मत सोचिए कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। आप यहाँ आएँगे, हम इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। अगर मुझे मारना हुआ तो मैं मान जाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं मार रही हूँ, क्योंकि मामा मुझे घूर रही हैं। वो तेज़-तेज़ बोलती सोबिया की शिकायत रेहान को लगा चुकी थी। सोबिया की गुरीब के बारे में सोचकर रेहान बेइख्तियार मुस्कुराया, लेकिन फ़िलहाल इसके लिए यही काफ़ी था कि हाया मान चुकी थी। कासिम, मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह से किसी को भी यहाँ रहने की इजाज़त देनी चाहिए। रानिया इसके करीब बैठते हुए कहने लगी। बेगम जानी, वो मेरा दोस्त है और बहुत अच्छा इंसान है। अगर मैं इसके काम आ जाऊँ तो वो इसमें क्या बुराई। सारे ही होटल ऑफिस से बहुत दूर है और पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा जानता भी कुछ नहीं। ऐसे में हमें इसका साथ देना चाहिए। वो बस चंद दिन रहेगा और फिर चला जाएगा, कासिम ने समझाते हुए कहा। लेकिन हानिया को अच्छा नहीं लगा। कासिम, इससे हमारी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, रानिया ने समझाना चाहा। रानिया, वो हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरी जान। वो सिर्फ रात को आएगा और सो जाएगा और सुबह यहाँ से चला जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ इसके यहाँ रहने से हमें कोई मसला नहीं होगा। कासिम इसे प्यार से समझाता हुआ मेडिसिन खिलाने लगा। दरक की आंख खुली तो इसके सामने एक हसीन तरीन लड़की बड़े आराम से सो रही थी, लेकिन हमेशा की तरह ये भी इन्हीं लड़कियों में शामिल थी जो इसकी दौलत से इम्प्रेस होकर इसके करीब आई। इस किस्म की लड़कियों से इसे सिर्फ इस्तेमाल की हद तक पसंद थी। जो लड़की खुद अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती, लुटेरों का काम है इसे लूटना। इसने अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन कुछ दिन पहले जब जहरा आंटी ने पूछा कि तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए, तो इसने कहा सीधी सादी ऐसी लड़की जो इसकी दौलत से नहीं बल्कि इससे प्यार करे। इन चालाक लड़कियों की जैसे बिल्कुल नहीं, इसके चेहरे को देखकर इसे सुकून मिले। लेकिन फिर खुद ही अपनी सोच पर कहका लगाकर हंसा। इस दुनिया में सीधी सादी लड़की, और वो भी जैसे दौलत का लालच ना हो, नामुमकिन। वो अभी तक इस लड़की के बारे में सोच रहा था जब इसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर हसीन का नाम देकर फ़ौरन ही समझ गया हसीन इसकी सारी शर्तें पूरी कर चुका है। इसने हसीन को कहा कि वो किसी होटल में नहीं रहे बल्कि घर पर रहे, लेकिन वो ये जानता था कि हसीन का घर ऑफिस से बहुत दूर है। ड्राइविंग इसे हरगिज़ पसंद नहीं थी, तो मतलब साफ था कि जब तक वो ठीक है, सारे रास्ते नहीं समझ आता, तब तक हसीन को इसके साथ रहना पड़ेगा। जबकि रेहान किसी दूसरे शहर में काम करता था। इसने हसीन के सामने अच्छी खासी शर्तें रखी कि शायद वो इसे पाकिस्तान ना बुलाए। इससे पहले वो सिर्फ एक ही बार पाकिस्तान गया, जब इसके दोस्त कासिम की शादी थी और इत्तफाकन वो इसके निकाह में शामिल हो गया। फ़ोन उठाकर जब हसीन ने इसे सारी बातें बताई तो वो एकदम शॉक रह गया। क्या मतलब, मैं कासिम के घर पर रहूँगा? इसने अभी बताया ही था कि वो कासिम से बात कर चुका है और कासिम के घर पर ही रहेगा, क्योंकि ऑफिस होटल से दूर है, जिसकी वजह से इसे कहीं करीब ही रहना था। लेकिन यार, इससे तो इन दोनों की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, दरेक ने सोचते हुए कहा। और किसी के बीच में रहने का आदी ना था और वो शुरू से अकेला रहता था। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कासिम से मुकम्मल बात की। इसे तुम्हारा वहाँ रहने से कोई मसला नहीं, और ना ही इसकी बीवी को। इनकी पर्सनल लाइफ कैसे डिस्टर्ब होगी? तुम सिर्फ वहाँ जाकर सोया करोगे। मैं तुम्हें अपने घर में रख लेता, लेकिन मैं अभी ऑफिस से बहुत दूर है। अकेले कैसे आया करोगे? इस 1 महीने की तो बात है, सिर्फ 1 महीने तक तुम्हें पाकिस्तान रहना है, फिर तुम आ जाओगे। वो ठीक कह रहा था। हसीन का घर इसके ऑफिस से बहुत ज़्यादा दूर था। वो रास्तों से भी ठीक से वाकिफ ना था, जबकि दरक को ड्राइविंग से सख्त चिढ़ थी। हसीन को कभी अंदाज़ा ना था कि इसे दरक के इतने नखरे उठाने पड़ेंगे, और दरक को उम्मीद ना थी कि वो इसकी सारी शर्तें पूरी करेगा। अब मजबूरन नहीं सही, लेकिन दरक को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। दनक बस पड़ चुकी थी और एक नज़र पूरी बस को घुमाकर देख रही, लेकिन अब्रिश कहीं नज़र न आई। मतलब कि वो छुट्टी पर थी। इससे पहले कि वो तेज़ी से नीचे उतरती, बस के ड्राइवर ने इसे घूर कर देखा और इस बस स्टार्ट कर दी। ड्राइवर अंकल, प्लीज़ मुझे यहीं छोड़ दे ना, मैं फ़ौरन से घर के अंदर चली जाऊंगी। प्लीज़ मुझे नहीं जाना। आज अब्रिश नहीं आई, जा रही हूँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ड्राइवर अंकल की मिन्नतें करने लगी, लेकिन ड्राइवर अंकल ने भी इस पे पुराने कहीं हिसाब चुकाने थे। इसने बस की स्पीड बढ़ा दी। कहा था मोटा गंजा आलू ड्राइवर अंकल पुरानी बातें याद करते हुए बोले, और दना का मुंह बन गया। मतलब साफ था, तुम जो चाहे कर लो, तुम्हें कॉलेज के अंदर पहुंचा कर ही दम लेना है।
इसे कॉलेज के बाहर छोड़कर ड्राइवर अंकल ऊंची ऊंची आवाज़ में कहका लगाते हुए इसका मजाक उड़ाने लगे। छोड़ूंगी नहीं गंजे मोटे गंदे ड्राइवर अंकल। वो ड्राइवर अंकल को कोसती हुई कॉलेज के अंदर गई। अभी मुश्किल से पहला पीरियड गुजरा ही था कि इसे नींद आने लगी। आज तो अब्रिश भी नहीं आई जो इसकी नींद दूर भगाती। पता नहीं चुड़ैल ने छुट्टी क्यों ली है, आज कुछ तो हुआ है। कभी अब्रिश के बारे में सोचती तो कभी क्लास टीचर के बारे में। हर कोई मुझे ही क्यों गू रहा है, वो सोचते हुए किताबें उठाकर बाहर आई। अभी मुश्किल से 2 ही पीरियड गुजरे जब इसकी हालत रोने जैसी हुई। कॉलेज में सबको नखरे दिखाकर वो कहती कि अब्रिश काफ़ी है इसकी दोस्ती के लिए, बाकी सबसे लड़ना तो इसका फेवरेट काम था, हर किसी की टांग खिंचाई करना। और आज इसी बात पर वो पछता रही थी। कभी एक तरफ से कोई लड़की आकर इसे ताना मारती तो कभी दूसरी तरफ से। दनक घर पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ था। तभी मोहल्ले का छोटा सा बच्चा भागते हुए इसके पास आया। दनक बाजी मामू जान को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, इनकी दुकान में आग लगी, इन पर जलता हुआ पीलर गिर गया। यासर मामू की हालत बहुत ख़राब है। मामी तो रो रो कर चली गई। इनके साथ 9-10 साल बच्चा तेज तेज बोल रहा था, जबकि इसकी बातें सुनते ही दनक की जैसे दुनिया ही हिल गई। बच्चे के पीछे पीछे इसकी माँ भी भागते हुए आई। दनक बेटा कुछ नहीं हुआ, संभालो खुद को, अल्लाह रहम करेगा, दुआ करे तेरे मामू को कुछ ना हो। इसके आंसू देखते हुए औरत ने फ़ौरन आगे बढ़कर इसे गले लगाया। चल बेटा मेरे घर चल, जब तक अस्पताल से कोई खबर नहीं आती। न जाने किसकी नज़र लगी। यासर की दुकान तो अच्छी चलती थी, मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझकर आग लगाई। बेचारा दुकान को जलने से बचाता रहा। पूरा जलता हुआ पीलर इसके पीठ पर आ गिरा। औरत की बातें सुनकर वो बुरी तरह रोने लगी। और रोने से कुछ नहीं होगा बेटा, अपने मामू के लिए दुआ कर, वो इसे हौसला देती। एक दिन में ज़िंदगी बदल कर आएगी। अब वो मोहसिन की मंगेतर थी। कोई रस्म नहीं हुई, कोई बात नहीं तय हुई, बस ताई ने कह दिया तो बस कह दिया। कितनी ख्वाहिशात होती हैं ना लड़कियों को, कोई शहजादा आएगा जो इन्हें अपनी दुनिया में ले जाएगा और फिर इन्हें खुशियों से भरी ज़िंदगी देगा। लेकिन सिर्फ ख्वाहिशात ही होती हैं, सिर्फ ख्वाब। हकीकत में ऐसा कहाँ होता है। हकीकत में तो वो होता है बस जहाँ माँ बाप कह दें लड़की वहीं सर झुका लेती है। इसे सर झुकाने में कोई मसला ना था। वो तो हमेशा से ही वहीं शादी करना चाहती जहाँ इसके वालिदैन कहते हैं। इसने तो कभी किसी शहजादे के ख्वाब नहीं देखे, लेकिन इसकी मर्ज़ी पूछना, इसकी पसंद पूछना इसका वालिदैन का फ़र्ज़ था। इस्लाम में भी लड़की को इसकी पसंद पूछने का हक मिला हुआ था। आज फिर वो इससे मिलने के लिए कॉलेज आया। न जाने ये लड़की कहाँ थी। वो 3 दिन से मुसलसल आ रहा था, लेकिन दनक कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी वो समझ नहीं पाया। वो इस दिन प्रिंसिपल से कुछ नहीं पूछ पाया, लेकिन आज मजबूरी की इंतहा थी। अगर वो ना देखता तो न जाने क्या कर बैठता। प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर इसने डायरेक्ट ही धनक के बारे में पूछा। आप क्यों इसके बारे में पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल ने पूछा। बस ऐसे ही, तबिश को कोई बात नहीं सूझी। समझ सकता हूँ लड़की 17 साल की है, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें हैं। हालांकि इस उम्र में लड़कियां बहुत समझदार होती हैं। इसके घर में जो माहौल इसको मिल रहा है, इसकी वजह से वो अपने आप को अभी बच्चा ही समझती है। लेकिन इसमें ना तो इसकी गलती है और ना ही इसके वालिदैन की। मेरा मतलब है इसके मामी और मामू की। बेचारी बचपन में यतीम हो गई। इसकी परवरिश इसके मामू ने की। इन्होंने बहुत लाड और प्यार से पाला, बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट किया। ज़िंदगी की बेरुखी इसने देखी ही नहीं, शायद इसलिए आप इसके बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी की इससे बड़ी और क्या बेरुखी हो सकती है कि 5 से साल की उम्र में इसके वालिदैन एक एक्सीडेंट में मारे गए। प्रिंसिपल ने तफसील बताई। वो काफ़ी दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी। वजह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यकीनन इसकी सहेली जानती होगी। वो एक ही मोहल्ले में रहती हैं। अगर आप चाहें तो मैं इससे पूछ कर बता सकता हूँ। इस साल इस कॉलेज से पढ़ी लिखी लड़कियों को तबिश नौकरी दे रहा था और ये बहुत बड़ी बात थी इस कॉलेज के लिए। इसलिए वो तबिश के साथ साथ किसी किस्म की बदमजाजगी नहीं करना चाहते थे। इसलिए ऑफर करते हुए कहने लगे, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। मैं पहले 2-3 दिन बार आया था तो सरसरी नज़र पड़ी इस लड़की पर, मुझे थोड़ी अलग लगी, इसलिए पूछा। तबिश ने बात को संभालते हुए कहा और उठकर बाहर आया। लेकिन इस वक्त इस लड़की को देखने की चाहत शिद्दत से दौड़ी। दरक पाकिस्तान आ चुका था, लेकिन इसकी यही जिद थी, वो कासिम के घर जाकर नहीं रहना चाहता। इसका फ्लैट 2-3 कमरों पर मुश्तमिल, जिसकी वजह से वो इनके घर जाने पर हिचकिचाता था। लेकिन हसीन ने इसे मना लिया तो कासिम खुद भी आया इससे मिलने के लिए, जिसकी वजह से इसे मानना पड़ा। लेकिन इसने यही सोचा कि जल्द अज जल्द वो ऑफिस के आसपास ही कोई और घर देख लेगा, क्योंकि वो चाहता था कि हसीन से ज़्यादा वक्त अपने घर पर गुजारे। इसके माँ बाप को इसकी ज़रूरत थी। दरक ने बहुत कोशिश की वो रिजवान साहब और ज़हरा को संभाल सके, लेकिन हकीकत यही थी कि वो इनका असल बेटा नहीं, इसकी ज़रूरत थी।
अच्छा बेगम जानी, आपको जो भी चीज़ें चाहें आप ले लें, मैं यहीं मार्केट के बाहर खड़ा हूँ। रानिया आज कासिम की मिन्नतें करके इसे अपने साथ शॉपिंग पर लाई। कासिम बहुत दिनों से मसरूफ़ था, जिसकी वजह से घर का बहुत सारा सामान लाना था। आज दरक इनके घर आ रहा था, जिसकी वजह से कासिम जल्दी घर आया। अब वो कासिम को ज़बरदस्ती अपने साथ मार्केट ले आई थी। इसकी डिलीवरी को बस 3 हफ्ते बाकी थे। कासिम इसे कभी ज़्यादा वक्त नहीं देता। अगर मार्केट में ज़्यादा औरतों का हजूम ना होता तो इसे अकेला अंदर भी ना जाने देता। वो बाहर गाड़ी के करीब खड़ा और इसका इंतज़ार करने लगा। इसे डर था कहीं रानिया की तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो रानिया और इसके बेबी बहुत हेल्थी थे। कासिम इन दोनों का बहुत ख्याल रखता था। कासिम कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, जबकि रानिया हमेशा ज़िद करती और कासिम को इसकी ज़िद माननी पड़ती। जब एक औरत अचानक इसके करीब से गुजरी और रानिया को धक्का लगा। इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने इसे थामा। इस औरत को वो लाख के बीच में भी पहचान सकती थी। आखिर जन्म दिया था इसने। अम्मी, रानिया ने तड़प कर पुकारा, जबकि वो इसे सहारा देती सीधा करने लगी। इनके हाथों में 2 और हाथ शामिल थे। इसने एक नज़र उठाकर अब्रिश को देखा, लेकिन अगले ही लम्हे वो अब्रिश का हाथ थामकर इसे लेकर जाने लगी। अम्मी, मेरी बात तो सुनिए, रानिया ने पुकारा। मर गई तुम्हारी अम्मी और मर गया तुम्हारा बहन और तुम्हारी बाप। इस दिन मर गए जब हम लोग, जिस दिन तुम घर से भागी। कोई कोई हो तो तुम, कौन हो तुम, हम नहीं जानते, माफ़ करो। अब्रिश का हाथ थामकर घसीटते हुए आई। अम्मी प्लीज़, खुदा के लिए मेरे सामने ऐसी बातें ना करें। मजबूर थी तुम्हें क्या इतनी मजबूरी थी इस मजबूरी की खातिर अपने माँ बाप को ठुकरा दिया? क्या इतनी मजबूरी थी? मजबूर तो मैं हूँ कि मुझे अपनी 19 साल की बेटी की शादी एक 37 साल आदमी से करवानी पड़ी, क्योंकि इसकी भागी हुई बहन की वजह से इसका कोई रिश्ता नहीं ले रहा। बताओ, इन सबको बड़ी और कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? ऐसी कौन सी मजबूरी है? मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी तरफ हाथ ना बढ़ आती अगर तुम इस मरहले से ना गुजर रही होती। जाओ रानिया बीबी, अपनी खुशियाँ मनाओ। मर गए तुम्हारे वालिदैन और मर गई तुम्हारी बहन। इसकी आंखों आस्ता आस्ता बंद हो रही थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। 1 मिनट अम्मी, मेरा बैग अंदर छूट गया। 1 मिनट में आती हूँ। माँ के हाथ से अपना हाथ छुड़वाती वहीं वापस अंदर भागी, लेकिन रानिया को ज़मीन पर बैठा देखकर दौड़कर इसके करीब आई। आपी, इसने पुकारा, लेकिन रानिया ने आंखें ना खोली। खुदाया, मैं क्या करूँ? वो परेशानी से आगे पीछे किसी को मदद के लिए ढूंढने लगी। तब अचानक एक ही आदमी आकर इसके करीब बैठा। रानिया, क्या हुआ? इस दिन की नज़रों की बेचैनी अब्रिश को रानिया के साथ इस शख्स का रिश्ता बयान कर रही थी। पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई, अब्रिश ने रोते हुए बताया, जबकि वो आदमी इसके आंसू की परवाह किए बगैर रानिया को उठाकर बाहर की तरफ भाग गया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।